गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको रजिस्ट्रेशन पढ़ा रही हूँ। ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट 2 है। कल मैंने आपको बताया कि क्या होता है रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्या टाइप्स हैं रजिस्ट्रेशन के, ये पढ़ाया आपको। जो मैंडेटरी पढ़ा रही थी, फर्स्ट टॉपिक जो था आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, उसी का ये पार्ट है, उसी का ये समरी फॉर्म है। देखिए, समरी ऑफ थ्रेस होल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स ओनली। सप्लायर ऑफ गुड्स यानी कि माल की आपूर्ति के लिए पंजीकरण से छूट की सीमा, किन राज्यों में कितने रुपए तक की छूट है, ये आपको दिखा रही हूँ बच्चों। देखिए, 10 लाख रुपए जो है, 10 लाख रुपए जो है, ये इसमें मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 राज्य ऐसे हैं, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, जहाँ की 10 लाख रुपए से 1 रुपये भी अगर अधिक होता है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 10 लाख रुपए तक का बिज़नेस अगर उनका 1 वर्ष का है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा में अगर 10 लाख रुपए से कम का बिजनेस है किसी भी सप्लायर का, सप्लाई ऑफ गुड्स का, सप्लायर का, तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आ रहा है 20 लाख रुपया। किसकी 20 लाख लिमिट होगी? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना एंड उत्तराखंड। 4 राज्य 10 लाख वाले थे, 6 राज्य जो हैं वो 20 लाख रुपए के हैं, और रिमेनिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ जितने भी हैं, जिसमें कि दिल्ली और पुडुचेरी को राज्य मान लिया गया है, जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं उन सब को, जितने भी राज्य बच रहे हैं उन सब को 40 लाख रुपए से अगर कम बिजनेस है, इन 6 और इन 6 को छोड़ करके 40 लाख रुपए से कम का बिजनेस है, तो उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जीएसटी बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि 40 लाख रुपए में कौन कौन आता है। 40 लाख रुपए तक जिनका टर्न ओवर ईयरली है वो कौन से राज्य हैं, और 20 लाख रुपए से तक जिनका रजिस्ट्रेशन 20 लाख वाले कौन से राज्य हैं, और 10 लाख रुपए वाले कौन से राज्य हैं। फिर है थ्रेस होल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस आर गुड्स आर बोथ, दोनों। बच्चों देखिए, 10 लाख रुपए में मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तो था ही, और जितने भी राज्य बच रहे हैं अगर वो सर्विस की सप्लाई दे रहे हैं या गुड्स की सप्लाई, दोनों, एक सर्विस और गुड्स दोनों के साथ दे रहे हैं, अगर गुड्स की दे रहे हैं तब तो नहीं, लेकिन अगर सर्विस की भी सप्लाई साथ में दे रहे हैं, तो जितने स्टेट एंड टेरिटरीज़ बच रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज़ बच रहे हैं, इन चारों राज्यों के अतिरिक्त सबको 20 लाख रुपए की लिमिट पर ही रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। ये आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा बच्चों कि कैसे क्या करना है। ये 4 राज्य हो गए, देख लीजिए फिर से, एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। जब सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो उनको 4 राज्य ऐसे हैं जिनको 10 लाख रुपए पर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 6 राज्य ऐसे हैं जिनको 20 लाख पर कराना होगा, और बाकी जितने राज्य हैं 4 और 6 10 और बाकी 19 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ जो बच रहे हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी को भी राज्य मान लिया गया है, उनको 40 लाख रुपए पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सेकेंड पार्ट है कि जिनका थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड का मतलब कि जिनके की व्यवसाय की ईयरली टर्नओवर जो है वो अगर सप्लाई आप सर्विस करते हैं, केवल सप्लाई का सर्विस करते हैं, तो उनका अगर 20 लाख रुपए का ही ईयरली बिजनेस है तो उनको 20 लाख पर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसमें 4 राज्य ऐसे हैं, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, जिनको कि 10 लाख पर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बच्चों ये टॉपिक हमारा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा कि कब किसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नेक्स्ट है, देखिए
का एक पार्ट है बच्चों। देखिए एग्रीगेट टर्नओवर, ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है कि रजिस्ट्रेशन विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट। ये देखिए रजिस्ट्रेशन विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट, इसकी मीनिंग क्या होती है कि व्यक्ति, व्यापारी या व्यापारिक संस्थान को अनिवार्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर के अधीन पंजीकरण कराना होगा, भले ही उसका वार्षिक टर्नओवर सीमा के आधार से कम हो। तो कौन कौन से वो हैं व्यक्ति, कहने का मतलब कि रजिस्ट्रेशन विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि बिना आधार सीमा वाला पंजीकरण। कौन कौन से बिज़नेस हैं ऐसे जिनको कि पंजीकरण कराना ज़रूरी है, यानी कि उनके पास कोई ना, उनका 20 लाख का बिज़नेस है ना 10 लाख रुपए का बिज़नेस है, फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। फर्स्ट है कि कौन कौन से पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, यदि अंतर्राज्यीय कर आपूर्ति करता है, तो जो पहला पॉइंट है बच्चों देखिए, अंतर्राज्यीय कर आपूर्ति करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, कर योग्य आपूर्तियों वाले आकस्मिक करदाता को। थर्ड है ऐसे करदाता जो कि रिवर्स चार्ज के अधीन कर देने के लिए उत्तरदायी हैं, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। चौथा है बच्चों, फोर्थ पर्सन वो है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर। फिर इसके बाद फिफ्थ है बच्चों, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। ऐसा आपको ये बताया कि ऐसा पर्सन जो कि 9(5) में आता है, ये क्लियर हो गया आपको। दूसरा है यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं उनको कराना होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्स सप्लाई, जो कि अनिवासी होते हैं उनको भी, जो और अनिवासी होते हैं और कर योग्य आपूर्तियों की सेवा करते हैं, मतलब कर योग्य आपूर्ति यानी कि सर्विस सप्लाई करते हैं, तो ऐसे भी जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ISD यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिटर को इनपुट, देखिए बच्चों 8, ये देखिए पर्सन हु सप्लाई गुड्स, 7वां पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट देखिए, पर्सन, एक 7वां नहीं देखिए, 6 पॉइंट देखिए, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड to deduct tax under section 51 whether are not separately registered under the SGST Act 2017। क्लियर हो गया आपको। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों इनपुट का मतलब होता है कि जो इनपुट सेवा वितरक होते हैं, आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ISD क्या होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर इज नॉट separately registered under the GST, CGST and SGST Act, उनको भी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। फिर है बच्चों पर्सन हु सप्लाई, person who supply goods or service are both other than supplies specified under section 9(5) through such electronic commerce operator who is required to collect tax under section 52। क्लियर है कि जो व्यक्ति वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के से पूर्व किसी अन्य अधिनियम, जैसे कहने का सेंस कि बच्चों ये जो है कि वो पर्सन भी जो कि सप्लाई देता है सेक्शन 9(5) के अंडर में, और दूसरा कि वो तो जो 9(5) के अंडर में दे रहा है वो तो सही है, दूसरा ये कि जो सेक्शन जो अदर
कटौतीज़ हैं, टीडीएस जो कटता है जिनका, उनको भी, ऐसे व्यक्ति को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, भले ही उनका बिजनेस जो है वो 10 लाख रुपए से कम हो। फिर नेक्स्ट बच्चों, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 में भी डिसाइड किया गया है, जो उन पर्सन को भी कराना है। फिर है एवरी पर्सन who supplying online information and database access are retrieval services from a place outside India to person in India other than a registered taxable person, जो उसको भी taxable person के फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर इसके बाद बच्चों एक चीज़ और इस तरीके से भी आता है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सेवा प्रदाता जो भारत से बाहर या गैर पंजीकृत व्यक्ति को सेवा दे रहा है, उसको भी थ्रेशोल्ड उसका कुछ भी हो बिजनेस का, उसको भी जीएसटी के अंडर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है कि एवरी पर्सन, मुझे ये आपको बताया कि कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी रिक्वायर्ड है कि उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये इसके फॉर्म है, ये इसके टाइप्स हैं। फिर है कि जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्शन करता है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर एक है एग्रीगेटर जो ब्रांड ट्रेड नाम एवं सेवाओं की आपूर्ति करता है, जैसे ऊबर, ओला आदि कंपनियों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि केवल नाम देती हैं, काम कोई और करता है, तो जो नाम देती हैं कंपनियां उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट इसके बाद का जो पॉइंट है कि वो आपको ये बताया कि वो कंपनियां जो कि थ्रेशोल्ड, जो वो व्यक्ति, वो बिजनेसमैन जो कि थ्रेशोल्ड उनकी लिमिट कुछ भी हो लेकिन फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उनको अभी पढ़ाया आपको। अब बारी है ये कि कौन ऐसे पर्सन होते हैं जिनको कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और उनका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो वो बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा कौन सा व्यापारी है, कौन सा बिज़नेस होता है? देखिए बच्चों ये है, ये तो आपको समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, ये भी क्लियर हो गया आपको। where the business carried on by a taxable person registered under this act, सभी को कराना होगा। This act is transfer whether an account of succession or otherwise to another person as a going concern, a transferee or successor as the case may be shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession। बच्चों इसकी बात है कि हु डज़ नॉट नीड रजिस्ट्रेशन, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आप जान लें। कौन से ऐसे व्यक्ति हुज डज़ नॉट नीड रजिस्ट्रेशन, जिनके लिए कि पंजीयन आवश्यक नहीं है, यानी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? तो सेक्शन 23 में बच्चों आपके इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 23 में डिसाइड किया गया है कि हुज डज़ नॉट नीड रजिस्ट्रेशन, हुज पर्सन, जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिल नहीं है वो कौन कौन से हैं? पहला है सप्लायर ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाईज, कर योग्य वस्तुओं में गैर कर योग्य वस्तुओं में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर हो। कौन कौन से बच्चों? पहला ही देख लीजिए, सप्लायर ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाईज, कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो
any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services are both that are not liable to tax are wholly exempted from tax under this act or under IGST Act 2017 does not require registration। क्लियर है आपको कि जो ऐसे बिजनेस जो कि सेक्शन 23(1)(a) के ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 में किए गए हैं और वो बिज़नेस जो हैं एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी से। बच्चों बताऊँ आपको, पहले भी कह चुकी थी कि कौन कौन से बिज़नेस होते हैं जो उनको की जीएसटी जिन पर नहीं लगाई जाती है। शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, एयर फ्लू और कंज्यूमेबल ह्यूमन कंज्यूमेबल वाइन, अल्कोहल। फिर आपको बताया था कि सिक्योरिटी बिजनेस ट्रेड ऑफ सिक्योरिटीज़, इन सब पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाई जाती है। तो इन सब का बिजनेस करने वाले पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं वो हैं एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि खेती कर रहा है उसको भी रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर है सप्लायर, ऐसे सप्लायर हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हुज पर्सन इंगेज्ड इन सप्लाई of handicraft goods making inter-state supply are exempted from registration if the aggregate value of all their supplies on all India basis is less than 40 lakhs, 20 lakhs एंड 10 lakhs पर एनम। ऐसे हैंडीक्राफ्ट जिनका की बिजनेस ऑल इंडिया में है, और मतलब कहने का सेंस कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कर मुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार करता है तथा पंजीयन की अन्य शर्तों को पूर्ण करता है तो उसे पंजीयन कराना आवश्यक होगा। लेकिन अगर उसका व्यवसाय जो है ऐसा है जो कि 10 लाख, 20 लाख और उसके 40 लाख के बीच में आता, तभी कराना होगा उसको, वरना उसको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों वॉलेंट्री, फिर एक फोर्थ है जॉब वर्कर। आपको मैंने बताया था कि जॉब वर्कर में जो मेन वर्कर है, जैसे कहने का सेंस कि जॉब वर्कर विथ टर्नओवर लेस देन 10 lakhs are exempted from registration even if they make interstate supplies to registered person. This exemption is not available to jewelry, goldsmith and silversmith, whereas the and other articles। फिर नेक्स्ट है बच्चों पांचवा कि टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। क्लियर है आपको कि ऐसा पर्सन जिसकी की लिमिट कम हो। फिर है सर्विस प्रोवाइडर भी क्लियर है कि ऐसा पर्सन जिसकी की 40 लाख रुपए से कम की सर्विस हम 4 स्पेसिफिक राज्यों को छोड़ करके जिनकी उनको भी रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिनका कि 20 लाख रुपए से कम का बिजनेस होता है। पर्सन हुज आर सप्लाइज सर्विस थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर आर not required to registered under GST if their aggregate turnover is less than 20 लाख पर एनम। क्लियर है ये आपको। फिर है नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट, जिन जिन प्रोडक्ट को, जिन जिन गुड्स को सरकार ने खुद नोटिफाइड कर दिया है, यानी कि द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पर्सन हुज मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। कहने का मतलब कि सरकार ने जिन्हें खुद ही चिन्हित कर दिया है उन वस्तुओं के लिए भी रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है जीएसटी में। और खेती के लिए भी आपको बताया कि जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों ये तो आपका था कि वो पर्सन जिनको कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है।
अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। क्या होता है ये वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं ऐच्छिक पंजीकरण। अ पर्सन थ्रू नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 or 24 may get himself registered voluntarily and all provisions of GST Act 2017 are applicable to a registered person shall apply to such person। सेक्शन 25 में डिसाइड किया गया है कि किसको कौन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, यानी कि 23 और 24 में ये डिसाइड किया गया कि कौन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराता है, कौन नहीं करा सकता। सेक्शन 5(3) के ऑफ जीएसटी के एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो व्यक्ति अनिवार्य पंजीकरण के दायरे में नहीं आता है, अनिवार्य पंजीकरण के दायरे में नहीं आते हैं, अर्थात सेक्शन 24 और 22 के अधीन पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि उनको 22 और 24 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वे चाहें तो ऐच्छिक रूप से स्वयं की वस्तु एवं सेवा कर के अधीन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐच्छिक पंजीकरण कराता है तो ऐसे व्यक्ति पर वस्तु एवं सेवा कर का जो रूल है वो सभी प्रावधान उसी प्रकार से प्रभावी होंगे जैसे कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन पर लागू होते हैं। कुछ क्लियर है आपको? ये आपको, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि अ पर्सन थ्रू नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर अ सेक्शन, जो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको 22 और 24, सेक्शन 22 और 24 नहीं उन पर लागू होता है, ये 22 और 24 उन पर लागू नहीं होता है। और जो कि उन पर जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं मैंडेटरी की तरह, उन पर मैंडेटरी यानी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन उनका मैंडेटरी की तरह होता है। तो जो भी मैंडेटरी में नियम बनाए गए हैं वो सब उसको फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति ऐच्छिक पंजीकरण कराता है लेकिन पंजीकरण के 6 महीने बाद तक व्यापार प्रारंभ नहीं करता है तो जो भी उस प्रॉपर ऑफिसर होगा वो निर्धारित विधि से ऐसे पंजीकरण को यानी कि ऐसे रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर सकता है। फिर है कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना ज़रूरी है। और अगर फिर उसके बाद कोई बिज़नेस नहीं स्टार्ट किया तो जो आवेदन पत्र है वो 1 वर्ष तक वो वैलिड है, उसके बाद जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो कहने का सेंस कि ये एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जो कि आपने स्वयं तो कराया लेकिन उस पर वो सारे नियम लागू किए जाएंगे जो मैंडेटरी के संग किए जाते हैं। अगर मैंडेटरी आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी कराया है लेकिन वही सारे रूल फॉलो होंगे जो मैंडेटरी में होते हैं। बट जो थर्ड टॉपिक है आपका रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट आर सो मोटो रजिस्ट्रेशन, मीनिंग होता है कि विभाग द्वारा, इसकी मीनिंग सुन लीजिए ध्यान से, विभाग द्वारा पंजीकरण करना या स्वयं प्रेरित पंजीकरण होता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट या बोलते हैं सू मोटो रजिस्ट्रेशन। यानी कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर देना जिससे कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिजनेस किए जा रहा उसको पता ही नहीं कि उसका व्यवसाय जो है वो जीएसटी के दायरे में आ गया है और उसने रजिस्ट्रेशन कराए बिना बिज़नेस शुरू कर दिया। तो ऐसे में जब सरकार सर्वे करती है तो वो उस पर्सन को वो करती है, मुआयना करती है, मुआयना करने के बाद फिर उसको रजिस्टर्ड करती है। कहने का सेंस ऐसे कि यदि कोई सर्वे, पूछताछ, निरीक्षण, खोज के दौरान अगर वो जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको यह पता लगता है कि व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है और एबल है
तो और लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया है, या आवेदन करने में वो फेल्योर रहा है, सक्सेस नहीं हुआ है, यानी एप्लीकेंट है लेकिन उसने एप्लीकेशन नहीं दिया है, तो सरकार जैसे ही संज्ञान में आती है, जैसे ही ऐसी कंपनियां संज्ञान में आती हैं सरकार के या ऑफिसर्स के, तो वो उस पर्सन को कहती हैं कि आप उसको या तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लीजिए स्वयं से, या हम आपको रजिस्टर्ड मान लेंगे। बच्चों, इसके लिए वो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार जो है उस व्यक्ति के पक्ष में अस्थायी आधार पर टेम्परेरी बेसिस पर एक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जारी करती है। उस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं GST रजिस्ट्रेशन 12 जारी करती है। फिर बच्चों की जब सू मोटो होता है तो यानी कि जो वो स्थायी आधार पर जारी होता है, और वो जब तक उस पर लिखा होता है कि 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जब तक के लिए वैलिड है, तो जिस तारीख पर वो इशू किया जाता है उसी तारीख से वो डेट गिनने लगते हैं कि 3 महीने तक ही वैलिड है। फिर ऐसे व्यक्ति के जिनके पक्ष में अस्थायी आधार पर पंजीकरण जारी किया गया है, तो जारी होने के 90 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर देगा। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति अस्थायी आधार पर पंजीकरण नहीं करता है तो फिर उसके संग वही सारी चीज़ें लागू होंगी जो GST में के नियमों का उल्लंघन करने पर, यानी कहने का सेंस कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा, उसको जितने भी उसके वो हैं लाभ वाले पॉइंट हैं वो उसको नहीं दिए जाएंगे। बच्चों देखिए, under this act or under any other law of the time being in force process to register such person in the manner as may be prescribed, section 25(8) GST में डिसाइड किया गया। प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग सू मोटो रजिस्ट्रेशन, कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन उसका, ये आपको बता रहे हैं। आपको कहा कि उसको तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना होगा सर्वे, और उसके थ्रू उसको पता चला और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर उसके बाद है कि द रजिस्ट्रेशन ग्रांट अंडर रूल 16(1) शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन। फिर है बच्चों देखिए, ये 16 सेक्शन रूल जो 16(3) है, थोड़ा देखने के लिए है, इसको देखिएगा ध्यान से कि every person to whom a temporary registration has been granted under rule 16(1) shall within 90 days from the date of the grant of such registration submit an application for registration unless the said person has filed an appeal against the grant of submitted within 30 days from the date of issuance of under upholding the liability to registration by a appellate authority। बच्चों, इसकी मीनिंग ये होती है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में अस्थायी आधार पर पंजीकरण जारी किया गया है, वह जारी होने की तिथि के 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन का निर्धारित आवेदन प्रस्तुत करेगा। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति ने अस्थायी आधार पर पंजीकरण के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील की है तो 90 दिन की अवधि लागू नहीं होगी। वो यदि अपीलीय प्राधिकारी ने पंजीकरण के लिए उत्तरदायी माना है तो उस
जिस दिन से उत्तरदायी उसको माना जा रहा है उस तिथि से 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन प्रेजेंट करना होगा, यानी कि 30 दिन के अंदर पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है कि द प्रोविजंस ऑफ रूल्स 9 and 10 रिलेटिंग to verification and issue of certificate, the registration shall maintain next बच्चों the GST in against person to verification shall be effective from the date of order granting registration rule 16(1). ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि पंजीकरण की स्वीकृति के आदेश पंजीयन की स्वीकृति आदेश की तिथि से जीएसटी इन प्रभावी हो जाएगा, यानी कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर मिलता है वो उसी दिन से प्रभावी हो जाएगा जिस दिन से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया होता है। सामान्य रूप से रजिस्ट्रेशन के संबंध में लागू होने वाले सत्यापन एवं निर्गमन संबंधी नियम यथास्थिति तथा इस आवेदन पत्र पर भी लागू होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे एक सिंपल पर्सन जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो जीएसटी के